और अगर आप उस स्थिति से गुजरे हैं कभी अकेलेपन से, अभी तो आप लोग बच्चे हैं नहीं गुजरे होंगे, कभी ऐसा होता है किससे बात करने को नहीं मिल रहा? ऐसा होता है? अभी से होना शुरू हो गया है? बड़ी दिक्कत है फिर तो। फैमिली से दूर तो ठीक भी है, कितना फैमिली में घुसे रहेंगे। अब बड़े हो गए, दोस्त बनाइए और फिर हमेशा क्या फैमिली। अब फैमिली में रहने का नहीं, अब फैमिली बनाने का समय है। तो अब धीरे धीरे उस तरफ सोचिए ना, आप कितना फैमिली में रहेंगे। मम्मी पापा का ठीक है, मिलना जुलना होता रहता है, दोस्त अगर नहीं है तब टेंशन की बात है। तो मैं बचपन में खेलता था गया के साथ गुल्ली डंडा। आप लोगों ने खेला है वाला खेल? अरे इसकी बात ही अलग है, एकदम इसकी बात ही अलग है। गुल्ली है तो छोटी सी, पर उसमें दुनिया भर की खुशियाँ एक साथ मौजूद हैं, इस कहानी में लिखा हुआ है। तो गुल्ली डंडा में क्या होता है कि अगर मैं गुल्ली उछाल के मारी तो नेक्स्ट टर्न फिर मिल जाती है आपको, और कई लोग कई मील तक ले जाते हैं। दुश्मन जो प्रतिस्पर्धी होता है उसको बोलते हैं पदाना, कि इसमें है भी वाक्य में, वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, क्योंकि बहुत दूर तक बेचारा वो मारता जा रहा है। वो अगर आपने खेला नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे, खेला है तो समझेंगे। हम तो वही खेल के बड़े हुए हैं, तो अब भी खेल के बड़ी हुई हैं। वेरी गुड। कितने लोगों ने खेला आप में से? वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सब मतलब भारत बदला नहीं है अभी, वो फेक एडवर्टाइजमेंट मेरा देश बदल रहा है जो आता है सरकार के बारे में। अच्छा, आदमी कितना ही बड़ा हो जाए ना, उसको मज़ा नहीं आता है। जैसे आप IAS बनेंगे ना, IAS बने कलेक्टर फिलेक्टर, लोग ठाई ठाई करेंगे आपके आसपास, सिर के ऊपर लाल बत्ती टाई टाई करते। अब तो वो भी नहीं करती शायद। हाँ, और दुख होता हुआ आप लोगों को ना कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, एक ही चार्म था वो भी ख़त्म कर दिया। तो मतलब आप लाव लश्कर रहता ना, आप उतरे, आगे पीछे 3-4 गाड़ियाँ हैं, 15-20 लोग उतरे, सर सर सर, तो मैडम मैडम मैडम। अच्छा, ध्यान रखते हैं, लड़कियाँ भी ध्यान रखें, जब IAS बन जाएंगी आपको लोग मैडम नहीं सर बोलेंगे। ये खास बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो निम्न स्तर पे लोग हैं उनके दिमाग में बात स्थायी रूप से बैठी हुई है कि सर वो नहीं है जो पुरुष है, सर वो है जो ताकतवर है। ये पैट्रियार्की का सबसे भयानक रूप है। तो मैंने अपनी महिला विद्यार्थियों को कई बार देखा जो कलेक्टर वगैरह कहीं हैं, उनके अर्दली वगैरह उनको सर कहते, मैडम नहीं कहते। मेरे तो पूछा, मैंने कहा क्या ड्रामा चल रहा है? बोले सर ही कहते हैं। मैडम का मतलब है सर की पत्नी। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे पति को क्या बोलते हैं? कहीं उसको तो मैडम नहीं बोलते। वो नहीं, उसको भी सर बोल देते हैं, लेकिन इनके लिए सर बहुत ज़रूरी है, सर बोलते हैं। सर से इनको लगता है कि ताकत आ रही है, मैडम से ताकत नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप लोग IAS बनेंगे क्या बन जाएंगे? सर। तो ताकत वाला भाव उसमें ज़्यादा है। खैर, ये लाट साहब सर बन के आ गए हैं। अच्छा, अब कितना ही सर बनने, शुरू में 6 महीने 1 साल मज़ा आएगा आपको, चाहे IPS बने चाहे IAS बने, उससे ज़्यादा मज़ा है नहीं उसमें। पहली बार तो मज़ा आता है कि आप नेहरू विहार से निकले और आपको तो अपने बारे में पता ही है सब कुछ। मसूरी पहुंचे, लोगों ने कहा सर आइए सर साइन कर दीजिए सर। आपको लग रहा है कि मुझसे ही कह रहा है, किसी और से तो नहीं कह रहा। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। अरे आपको आदत थी लाइन में लग के काम करवाने की, किसी तरह से बीच में घुस गए लाइन में, वो सब करने की आदत थी। अब वहाँ कह रहे सर आइए, आप सर, आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं, सर आइए। एक कमरा दिया रहने के लिए, आपको भरोसा नहीं हो रहा कि कमरा मुझे दिया है। आप नेहरू विहार से तुलना कर रहे हैं, इसमें तो खिड़की भी है, इसमें तो धूप भी आ रही है, इसमें तो AC भी है, और कंप्यूटर भी साथ में मिल रहा है, वाईफाई भी फ्री में है। फिर आपको कहते हैं कि सर शाम को खाना खाने के लिए आ जाइए। खाना खाने गए तो वैरायटी देख के आप चौंक जाते हैं। 30-35 डिशेस बनी हुई हैं, और फिर आपने पूछा कितना ले सकते हैं? बोले कोई लिमिट नहीं है सर आप। और ये मतलब कॉमन में से आपके सैलरी में से कटना है, सबका बराबर कटता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर खाइए। नाश्ते में 10 वैरायटी हैं। पहली बार देखा कॉर्नफ्लेक्स नाम की चीज़ भी कुछ लोग खाते हैं वहाँ पर, हर चीज़ उपलब्ध है। तो वहाँ जाके नेहरू विहार वाले बच्चों का पेट खराब होता है ज़रूर 5-6 दिन में, क्यों 3-4 दिन में वो घीसू माधव की तरह खाते हैं। उनको लगता है कि ये सुख पता नहीं कब नसीब हो। उसके बाद
फिर धीरे धीरे 3-4 महीने में एहसास होता है कि नहीं, ये जीवन भर मिलने वाला है। और जब ये एहसास होता है कि जीवन भर मिलने वाला, तो फिर थोड़ा कंट्रोल आना शुरू होता है कि नहीं ठीक है। फिर कोई आपके सामने अच्छा सा पराठा मक्खन, आप कहें नहीं अभी मन नहीं कर रहा, ले जाओ अभी। ये नेहरू विहार में नहीं हो सकता ये भाव वहाँ तक आज यहाँ तो होता है, ले आओ ले आओ ले आओ, ये ले आओ, एक और ले आओ, कहीं और से मिले वो भी ले आओ। और वहाँ वो भाव वही होता है ना कि जो चीज़ आपको मिल जाती है आप उसके सहज हो जाते, आदी हो जाते। मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। फिर अब जिले में जाएंगे तो खूब ताकत है, मजा आएगा, SHO सलाम ठोक रहा सर। और आपको लग रहा है कि जब मैं अपने शहर में था, एक बार SHO से मिलने गया था, 3 घंटे बाहर बिठाए रखा उसने। फिर एक ASI को भेज दिया, उससे मिलवाया था। ASI ने भी इतने खराब से बात की थी, मैंने सर सर कह के बात की, तब जाके बात की उसने। कांस्टेबल भी घर के बाहर से निकलता था, रूह कांप जाती थी। और अब आप ASC बन गए, SHO सर। आप कह रहे अच्छा तू ही है ना वो? मैं आया था बचपन में एक बार, कह सॉरी सर मुझे पता नहीं था, पता होता कि आप ऐसा बनने वाले तो मैं क्यों करता आपके साथ क्यों करता। अंदर से बताइए, आप में से कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक कविता लिखी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा उतने नहीं है, मेरा अनुमान गलत हुआ, 10% के आसपास है। तो आजकल बहुत बच्चे कवि, बल्कि घर घर में कवि आजकल पाए जाते हैं। और साहित्य पढ़ने से पहले ये भी लगता है कि सब महाकवि हैं। मुझे भी लगता था अपने बारे में। एक डायरी थी, मैंने उसमें खूब कविताएं लिखी थी। और मैं मतलब आशु कवि का मतलब तुरंत कविता लिख सकता है, जो वैसा था। तो मैं तो ऐसे बोलता था कि कौन से रस की चाहिए बताओ। ऐसे कहा वीर रस की, लो 5 मिनट में वीर रस की कविता लिखी, दे दी लिख के, ऐसा। और मुझे लगता था कि कालिदास के बाद नंबर 2 पे मैं ही चल रहा हूं। बाद में जब मैंने साहित्य पहली बार ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितने शर्मिंदगी भरे काम किए हैं अतीत में। तो मैंने उस दिन उस डायरी को हवन कुंड में डाल के स्वाहा किया। मैं चाहता नहीं था कोई अवशेष बचे उसका, भविष्य में कोई अभिलेख बचे जिससे बताया जा सके कि ये इतनी गंदी कविताएं लिखता था। तो मैंने कोई अभिलेख छोड़ा नहीं उसका, धुआं ही कर दिया उसको पूरा। उसके बाद से इसको मैं अपना धार्मिक दायित्व तो मानता हूं कि मेरे ही जैसे जो और कवि हैं उनको भी कविता लिखने से रोकूं, ताकि कविता के साथ छेड़खानी न हो। तो अगर आप लोग कविताएं लिखते हैं और मुझे दिखाने के चक्कर में हैं तो ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 मामलों में ये कहता हूं कि ठीक है। इसका मतलब दरअसल वो है कि जैसे मैं लिखता था। एक आध मामले में कहूंगा हाँ शानदार है, अब जरूर लिखिए। बाकी को बोलता हूं कि लिखिए, क्या दिक्कत है। कागज आपका, पेन आपका, समय आपका, आपका अधिकार है, कोई मना थोड़ा। जैसा एक भद्दा सा गाना हाल ही में आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा जाता, ये बच्चों वाली बातें हैं। भद्दी तुकबंदी इसको शुक्ल जी कहते थे। तुक से तुक भिड़ाना, इसको लोग कविता कह बैठते हैं। मैं वहां गया, अब गया के बाद क्या आएगा? गया, बया, आया, नया। नया आ रहा है। मैं वहां गया, कुछ था वहां नया। मैंने खाना खाया, अब खाया के बाद क्या आएगा? खाया, गाया, गाया ठीक लग रहा है। उसने गाना गाया, मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया। फिर कह रहे देखिए कालिदास का लेवल आया कि नहीं आया। अब इसको अगर आप कविता कह रहे हैं तो फिर कैसे, किस मुंह से मैं कह दूं कि अच्छी कविता आप लिख रहे हैं? कविता की सेंस ये छोड़ना है। साहित्य पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी कविता कायदे की होती है। और उसके बाद आपको ये विश्वास जम जाएगा कि जो मंच पर दिखते हैं कवि, दरअसल वो कवि नहीं होते हैं, वो चुटकुलेबाज हैं। सुरेंद्र शर्मा को अगर कवि मान के कविता सीखना चाह रहे हैं तो पहले ये समझना है कि वो कवि नहीं है। कविता के नाम पर चुटकुले सुनाने वाले लोग हैं। कविता की सेंस तो साहित्य पढ़ के बनती है। मुझे ऐसा ही लगा था अपने समय में, शायद आपको भी लगे। आप क्या कह रहे थे? हाँ, आपने कविता लिखी है? अपनी कविता कहूं? मैं तो फाड़ दी, जला दी, याद भी नहीं रखी मैंने, जानबूझ के दिमाग से डिलीट ही कर दी। शिफ्ट डिलीट मारा था एक साथ, ताकि कोई 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 स्कोप ही ना बचे।
स्थायी रूप से खत्म कर दिया था। तो चलिए खैर, ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग कविता लेके आते हैं तो मैं डर जाता हूँ कितनी कविताएं पढ़ूं, तो लाइएगा मत मेरे पास, अच्छे लोगों के पास ले जाना, मैं तो उसके पास सीधा कांटा लगा दूंगा और कहूंगा कि नहीं, साहित्य पर अत्याचार नहीं चलेगा अब। तो पद्य है पोएट्री, ठीक है, और पोएट्री का सबसे भद्दा रूप क्या है? तुकबंदी। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। उसके बाद क्या बोलता है? ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता, पाता पाता खाता काता। और पद तुकबंदी का सबसे गंदा एग्जाम्पल, ये तो सेकंड वर्स्ट एग्जाम्पल है। जो वर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आज तक सुना है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। मतलब क्योंकि नायिका का नाम शालू है, तो शालू के साथ तो आलू ही आ सकता है, या कचालू या भालू। और भालू ठीक नहीं लग रहा, जब तक दिखती रहेगी तू भालू, तेरा रहूंगा वो मेरे, वो ठीक नहीं लग रहा, उसे तो नायिका और बुरा मान जाएगी, इसलिए आलू सेफ लग रहा है यहां पर। इसके जवाब में कवि कह सकता है, जब तक भोजन में रहेगा पापड़ तब तक तू खाएगा मेरा झापड़। क्योंकि झापड़ से तो पापड़ ही मैच कर रहा है। तो जब तक आप वाक्य के आखिरी शब्दों को भिड़ा भिड़ा के कविता लिख रहे हैं, तब तक आप कविता के साथ जाति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। साहित्य को सीखने का पहला लेसन ये है, मतलब अच्छी कविताओं में तुक भी आ सकती है, पर केवल तुक बैठाकर आप सोचिए कविता अच्छी हो गई, ये नहीं होगा। अच्छे कवि तुक इस्तेमाल करते हैं, कबीर भी करते हैं, तुमसे भी करते हैं, सूर भी करते हैं, लेकिन तुक बैठाना कविता नहीं है। कविता में तुक भी बैठ जाती है, ये बात सही है। दूसरा गद्य है।